जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि क्लास 10 का बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो उसी के लिए जो हमारी प्रीतम अकाडमी की क्लास 10 की फैमिली मेम्बर है, उनका बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आए, तो उसके लिए जो हमारी प्रीतम अकाडमी की टीम है, उन्होंने जो क्लास 10 का विज्ञान है, उनका जो चैप्टर धातु और अधातु है, उसका आज हम लोग आज की इस वीडियो में VBI MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बात करेंगे। आज हम लोग टोटल 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता है ये सारे क्वेश्चंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में तो अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा ही, साथ ही साथ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बूस्ट होगा, आपका GK GS अच्छा होगा, आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है, आराम से वीडियो को देखते जाना है और नोट्स करना है। वैसे इसका जो आपको PDF फॉर्मेट है, PDF फॉर्मेट बोलो या फिर बोलो, ये जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, ये जो हमारा प्रीतम अकाडमी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें अपलोडेड है। तो मैं वहीं से आपका डायरेक्ट वीडियो ले रहा हूँ। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस वेबसाइट में डायरेक्ट जाके विजिट कीजिए। आप लोग वहाँ से आप लोग रोज़ाना पढ़ सकते हो एक बार निकाल के, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं, बस थोड़ा सा नेट चाहिए इसके लिए और कुछ नहीं चाहिए। और जो इस वेबसाइट का लिंक है, जो हमारी प्रीतम अकाडमी का ऑफिशियल वेबसाइट, इसका जो लिंक होगा वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, वहाँ से आराम से और डायरेक्टली आप लोग इस वेबसाइट में ये धातु एवं अधातु वाला जो चैप्टर है यहाँ पे घुस जाओगे और यहाँ से आप लोग हमारे प्रीतम अकाडमी चैनल को भी विजिट कर सकते हो कि इसमें हम लोग जितना भी कंटेंट डाल रहे हैं, SST का रिलेटेड हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का रिलेटेड हो, वो आप लोग देख सकते हो। साथ ही साथ हम लोग न्यूज़ भी इसमें डाल देते हैं। तो आप लोग जिस तरह हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसको भी सपोर्ट कीजिए, ठीक, ताकि हम लोग आपके लिए अच्छा से अच्छा जल्दी से जल्दी फैसिलिटी और ज़्यादा बढ़ा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का हम लोग सीरीगणेश करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपका, देखिएगा, कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है, उन्हें क्या कहते हैं। बेसिकली यह क्वेश्चन धातु की बात कर रही है, यानी कि धातु जब कठोर सतह से टकराती है तो पता है आपको एक झनकार टाइप की एक आवाज आती है, तो उस आवाज को क्या कहते हैं। और ये जो आवाज़ें सिर्फ धातुओं में पाई जाती है, इसलिए ये एक विशेष प्रकार की आवाज़ हुई धातुओं के लिए। तो ये एक धातु का गुण बन जाता है इस कारण से, क्योंकि ये किसी और में नहीं पाया जाता, इसलिए एक प्रकार का गुण हो गया। और ये जो गुण को हम लोग सोनोरस कहते हैं, क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं या फिर ध्वनिक कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे धातु का उदाहरण दे जिसे चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। जैसे वैसे तो यहाँ पे इसे हो गया, इसमें जिसे करवा दूंगा सही। आप जब इसको क्लिक कीजिएगा तब आपको कहीं भी कोई भी गलती देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे इसे लिखा गया है, तो यहाँ पे मैं जिसे करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक। तो वो कौन सा धातु है, फिलहाल अभी आप लोग जो क्वेश्चन का जो मूल जो अर्थ है उसको समझिए, क्योंकि आप लोग मूल अर्थ को समझ गए तो आप लोग एग्जाम में फोड़ दोगे, चाहे कोई भी तरह का क्वेश्चन आए, ठीक। बस उससे रिलेट होना चाहिए। और रिलेट आप लोग कब कर पाएगा, जब आपको डीपली ज्ञान होगा, जो कि मैं आपको इस वीडियो का एंड तक मैं आपको जो भी क्वेश्चन है उसको मैं अच्छे से घोल के आपको पिला दूंगा, ठीक। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। एक ऐसे धातु को उदाहरण दे जिससे चाकू से अच्छा से काटा जा सकता है, आसानी से काटा जा सकता है। तो याद रखिएगा, जो सोडियम होता है ये बहुत ही मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, धातु होता है, जबकि धातु कठोर होता है। लेकिन ये क्या एक प्रकार का सॉफ्ट धातु है, जो कि क्या होता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और भी दो होता है मेरे दोस्तों, जो कि आपको कमेंट कर मुझे बताना है, और जो बच्चे मुझे कमेंट करेंगे और सही होगा उनका मैं अगले वीडियो में नाम लूंगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे धातु का नाम लिखिए जो उष्मा के सर्वाधिक चालक होते हैं। तो याद रखिएगा, जो हमारा सिल्वर है यानी कि जो चांदी है, वो उष्मा का अच्छा चालक है। सोना भी होता है दोस्तों, याद रखिएगा, दोनों होता है, ठीक। तो जहां आपको जो मिले आंसर, जो आपको सही लगे वो मार्क दीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे धातु का नाम लिखिए जो उष्मा की अल्पतम चालक होती है। तो याद रखिएगा, जो हमारा लेड होता है PB, ये क्या होता है, बहुत ही कम उष्मा चालन करती है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे धातु का नाम लिखिए जो हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है। याद रखिएगा, जो हमारा गैलियम है, और एक होता है दोस्तों, याद रखिएगा। मैंने तो फिलहाल आधा आंसर बोल ही दिया है, तो आपको कमेंट में पूरा आंसर बताना है कि और एक कौन सी धातु है जिसे हथेली पर रखने पर वो पिघलने लगती है। एक तो यहाँ पे गैलियम लिखा हुआ है और एक कोई है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं उनका नाम लूंगा जो सही बोलेंगे, ठीक। उनका गलना इतना कम होता है दोस्तों कि हाथ की गर्मी से वो पिघल जाते हैं, ठीक। ऐसे तो आपको पता होगा लोहा वोहा को पिघलाने के लिए कितना कितना डिग्री टेम्परेचर देना पड़ता है, पर सिर्फ हाथ की हथेली इसके लिए पर्याप्त है, इसको पिघलाने के लिए, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैलियम हो जाएगा। और एक होता है जो कि आपको कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे धातु का नाम लिखिए जो चमकीला होता है, सॉरी अधातु, ठीक ना। अधातु है, जबकि अधातु का गुण होता है कि वो चमकीला नहीं होता है, पर अधातु होने के बाद भी ये चमकीला, दोस्तों क्या होता है, आयोडीन होता है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक ऐसे अधातु का नाम लिखे जो विद्युत का सुचालक होती है। अधातु है पर विद्युत का चालन करती है। ये कौन है दोस्तों? बस एक लौता ग्रेफाइट है, याद रखिएगा। और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अप्रूफ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कार्बन के अप्रूफ लिखे तो कार्बन के 2 अप्रूफ होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे धातु का नाम लिखे जो उष्मा की कुचालक होती है। तो याद रखिए दोस्तों, धातु में जो पारा है हमारा Hg, ठीक ना, और जो हमारा लेड है Pb, ये दोनों क्या है दोस्तों? ये उष्मा का जो होता है कुचालन होता है। उष्मा का चालन नहीं करती भी तो एकदम माइनर, जिसे हम लोग ना के बराबर कर सकते हैं। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं लोग। ठीक, चलिए ऐसे धातु के नाम बताए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। यानी कि दोस्तों याद रखिएगा कि क्वेश्चन का सार ये है कि आप लोग जैसे हम लोग धातु की खुदाई करते हैं तो वो धातु शुद्ध अवस्था में नहीं पाया जाता है। वो बहुत सारे ऑक्साइड के रूप में, बहुत सारे कंपाउंड के रूप में मिलते हैं। उसको हम लोग को प्योरीफाई करके धातु को प्राप्त करना पड़ता है। पर सोना और प्लेटिनम ऐसा है कि जो प्योर रूप में पाया जाता है, क्योंकि ये सब जो होता है ये कम रिएक्टिव होता है। किसी से ये कंपाउंड बनाते ही नहीं, बनाते बहुत ही देर के बाद, बहुत ही कम। इसीलिए प्योर का प्योर, सोना का सोना आपको मिल जाएगा। कहीं भी अगर आपको सोना का खादान मिले तो वहां से डायरेक्टली सोना हम लोग को मिलता है, शुद्ध सोना, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव्यावस्था में पाया जाता है। धातु पूछा गया जो कमरे के ताप में द्रव्यावस्था में पाया जाता है, दोस्तों याद रखिएगा वो पारा होता है, Hg। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक ऐसे अधातु का नाम बताए जो सामान्य ताप पर कमरे के ताप पर द्रव्यावस्था में पाया जाता है। ऊपर में आपको धातु पूछा गया था, इसमें अधातु पूछा गया है। तो जब धातु की बात करें तब याद रखिएगा पारा, और जब अधातु की बात करें तब याद रखिएगा ब्रोमीन, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उस धातु का नाम बताइए जो विद्युत के प्रभाव का तीव्र प्रतिरोध करता है। दोस्तों क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमा दिया गया और कुछ नहीं किया गया। तीव्र प्रतिरोध यानी कि उसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा बनेगा, प्रतिरोध ज़्यादा बनेगा। यानी कि सीधा इसका नाम है कि धातु का कौन कुचालक होता है। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा जो Hg हमारा होता है, जो कि पारा है हमारा, वो क्या होता है? वो धातु का कुचालक होता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। Hg को हम लोग मरकरी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2 ऐसे धातु के नाम बताइए जो सर्वाधिक अधातुवर्ती तथा तन्य होती है। उसके लिए सबसे पहले आपको अधातुवर्धीय और तन्य का मतलब जानना पड़ेगा। दोस्तों अधातुवर्धीय जो होता है ना, इसका जो मीनिंग होता है, जो आपका रियल मीनिंग होता है वो क्या होता है, मैं आपको बता। देखिए अधातुवर्धीय का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि आप लोगों के पास कोई अगर धातु है, अगर आप लोग उसको पीटते हो, चाहे किसी भी माध्यम से, हथौड़ी हो चाहे पत्थर हो, अगर आप लोग पीटते हो वो एक देखिएगा चपटा होते जाता है, वो फैलते जाता है, वो चादर के रूप में बनते जाता है। तो ये जो चपटा हो रहा है इस गुण को दोस्तों अधातुवर्धीय कहा जाता है। ठीक, अब तन्य का मतलब समझिए। हमारे घर में देखा होगा कि बिजली आती है तो वो एक तार के माध्यम से आती है, तो वो तार क्या है? धातु होगा। जाहिर सी बात है धातु, अब जब भी हम लोगों ने धातु को निकाला जमीन से, अब डायरेक्टली वो तार के रूप में तो नहीं ना आया होगा, उसको हम लोगों ने तार के रूप में ढाला होगा। तो ये जो तार के रूप में हम लोग ढालते हैं, ये जो तार का रूप है, इसी को हम लोग तन्य बोलते हैं। ठीक ना, तो क्वेश्चन कहा गया कि कौन सा धातु सबसे ज्यादा तन्य और अधातुवर्धीय होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारा सोना होता है और जो हमारा चांदी होता है ये सबसे ज़्यादा अधातुवर्धीय और तन्य होता है। ठीक ना, आपको मैं बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि सोना अगर 1 ग्राम है आपके पास, अगर आपके पास कैपेसिटी है तो उसको आप लोग 2 किलोमीटर तक लंबा तार बना सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किन्हीं 2 उपधातु जिसको हम लोग इंग्लिश में मेटलर्स बोलते हैं, तत्वों के नाम एवं रासायनिक संकेत लिखिए। सीधा सा क्वेश्चन है, आपके पास कोई दो उपधातु का नाम आपको बताना है जिसका संकेत भी साथ ही साथ बताना है। तो याद लिखिएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम। और भी होते हैं तो 3-7 आपको याद रखना है, और भी होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक, एक सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का जो फॉर्मूला होता है ऐसा ही होता है, जर्मेनियम का Ge होता है, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, हम लोग बेसिकली तांबा का उपयोग करते हैं। अब मेरे बहुत सारे दोस्त बोलेंगे सर अब हम लोग घर में तो भाई तार में तांबा का यूज करते हैं, हम लोग तो सोना और चांदी का भी तो यूज कर सकते हैं ना, इसमें तो कॉपर से भी कम प्रतिरोध होता है। तो यानी कि हमारे घर में बिजली कम, मीटर में कम बिल उठेगा और भी कम बिल आएगा। तो बात सही है दोस्तों आपका। अगर आपके पास कैपेसिटी तो आप लोग सोना का लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास कैपेसिटी तो चांदी का लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग लगाते इसलिए नहीं है क्योंकि सोना चांदी बहुत ही अधिक कॉस्टली पड़ता है हम लोग को। अब उतना हम लोग सोना चांदी का तार लगाएंगे क्या? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आदमी गहना नहीं पहन पाता है उसका, तो हम लोग तार लगाएंगे। तो इसी के चक्कर में हम लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं। और भी बहुत सारे रीज़न हैं। ठीक ना, फिलहाल अभी याद रखिए कॉपर। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी अधातु का नाम लिखे जो गैस अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन कहा गया अधातु जो कि गैस अवस्था में पाई जाती है, एक हाइड्रोजन। ठीक ना, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, और भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक ना, और भी होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम लिखें।
दो उभयधर्मी ऑक्साइड। सबसे पहले समझिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। उभयधर्मी मतलब याद रखिएगा बीच वाला, जब भी उभय की बात करें यानी कि वो बीच में है, ना इधर है ना उधर है, ठीक है, ना घर का ना घाट का, यानी जो अम्लीय प्रवृत्ति और जो क्षारीय प्रवृत्ति दोनों को प्रदर्शित करे, कभी अम्लीय तो कभी क्षारीय, दोनों की तरह बिहेव करे, उसे हम लोग क्या करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है Al2O3 और जो जिंक का ऑक्साइड होता है ZnO, ये सब क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जो हमारा आगे का प्रश्न है मेरे दोस्तों, याद रखिए, देखिए पारद के एक अयस्क का नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखिए। पारद दोस्तों, तो पारद जो हमारा Hg होता है, Hg हमारा क्या होता है, पारद होता है, तो उसका क्या करना है, रासायनिक सूत्र बताना है, ठीक ना, अयस्क का रासायनिक सूत्र बताना है। तो HgS जो जिसको हम लोग सिनेबार बोलते हैं दोस्तों, ये क्या एक प्रकार का अयस्क ही है, किसका, पारद का, ठीक ना। तो ये हो गया है किसका आंसर, ठीक ना, जिसका रासायनिक सूत्र HgS होगा, ठीक, जिसको हम लोग सिनेबार बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिनेबार किस धातु का अयस्क है, लीजिए क्वेश्चन को बस उल्टा कर दिया। जैसे अभी हम लोग ऊपर ने पढ़ा, ये किसका अयस्क है, पारद का अयस्क है, तो इसका 19 नंबर का पारद सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, 20 नंबर प्रश्न, सबसे कम ऊष्मा चालकों के नाम बताइए। सबसे, देखिए क्वेश्चन को फिर वही क्वेश्चन है, बस ये घुमा दिया है। सबसे कम ऊष्मा चालन कौन करता है, शीशा करता है यानी कि पीवी करता है, और Hg यानी कि पारा करता है, ठीक ना। पारा को पारद भी बोलते हैं, देखिए जैसे ऊपर में लिखा हुआ है पारद, याद रखिएगा। ये सब नाम एक ही है, मरकरी, पारा, पारद, बस कंफ्यूजन नहीं होना है। शीशा को लेड भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऊपर पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व का नाम बताना। ठीक, भूपर पट्टी पे पूछा गया, ठीक ना, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन होगा भूपर पट्टी पे पूछे तो। ठीक, अब अगर दूसरे स्थान पर पूछे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया भूपर पट्टी पर दूसरे स्थान पर पाया जाने वाला प्रचुर तत्व, तो सिलिकॉन, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो याद रखिएगा धातु की ऑक्साइड बनाती है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न है, तीन धातुओं के नाम बताइए जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है। तो सीधा सा ये बहुत सारे होते हैं, पर फिलहाल अभी आपको तीन पूछा है, तीन धातु, तो तीन धातु में से एक हो गया सोडियम, एक पोटेशियम और एक कैल्शियम। आप लोग दूसरा भी लिख सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो धातुओं के नाम बताए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। आपको क्या करना है, दो धातुओं के नाम बताना है जो तनु अम्ल से, यानी कि जो आपका तनु HCl होता है उससे आपका हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो याद रखिएगा धातु में से एक Mg आप लोग लिख दीजिए, एक जिंक लिख दीजिए। ठीक, और भी लिख सकते हो पर फिलहाल अभी दो, ठीक ना। दो धातुओं का नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती है। तो तनु अम्ल से वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती, तो याद रखिएगा कॉपर और Au, ठीक ना। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक ना। यहाँ पे लिख देगा कोई X तनु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं, तो X का नाम बताइए। तो याद रखिएगा धातु होगा, ठीक ना। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है दोस्तों, तो वो एक लवण बनाती है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनाती है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस और लवण बनाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कब, धातु और जब अम्ल रिएक्ट करते तब। ठीक, धातु एवं हाइड्रोजन के बीच, क्वेश्चन है धातु एवं हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए समीकरण लिखे। कोई आपको कोई भी आप इसको कोई आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। ठीक, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस का जो मैं यहाँ पे आंसर लिखा हूँ वो सिर्फ एक आंसर नहीं हो सकता, उसका कई सारे आंसर भी हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका भी आप कई सारे आंसर हो सकता है। क्वेश्चन कहा गया कोई आपको एक धातु लेना है, उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराना है, आपको उसका समीकरण लिखना है। मैंने फिलहाल अभी Ca लिया हुआ है, Ca लिया हुआ है और फिर हाइड्रोजन लिया हुआ है, ठीक ना, और उसका हम लोगों ने जब किया तो CaH2 बना, ठीक ना, जो कि एक सॉलिड फॉर्म बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब कोई धातु किसी तनु अम्ल से अभिक्रिया करती है। देखिए जो मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया, धातु जब तनु अम्ल से या फिर अम्ल से अभिक्रिया करती है तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। देखिए लिखा है लवण और हाइड्रोजन गैस निर्मित करती है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछे और आपका रिटर्न का एग्जाम लिया गया हो उस जगह पे, यानी कि आपको लिख के आंसर देना है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिएगा कि आप लोग लिखने के बाद आप लोग एक समीकरण जरूर दे दीजिएगा मेरे दोस्तों। ये बहुत नम्र निवेदन है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग देखते हैं ना तो एग्जामिनर का सीधे जो नज़र जाता है वो डायरेक्ट यहाँ पे आता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा मोड़ा गलती भी करते हो तो इसको देख के समझ में आ जाता है कि नहीं उसको आता है, ठीक ना, तो फुल मार्क्स दे देगा, याद रखिएगा। ठीक, तो ट्राई कीजिए समीकरण को लिखने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु है जो भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। भाप यानी कि H2O यानी कि जल से अभिक्रिया नहीं करती, याद रखिएगा शीशा,
कॉपर, चांदी और सोना, ये सब क्या होती है कि भाप से अभिक्रिया नहीं करती। आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु है जो तनु अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो जो Mg होता है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। आपको और भी लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे धातु के नाम लिखिए जिनका गलनांक बहुत कम होता है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया गैलियम और सीजियम, ठीक ना। देखिए चलिए, गैलियम और सीजियम होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है, ये हथेली पे रखने पर पिघल जाता है। जैसा कि मैंने आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने को बताया था, ये तो यहीं पे आ गया दोस्तों, ठीक ना। तो क्या बोले आप, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को हथेली पे रखेगा तो ये पिघल जाएगा। ये क्या होता है, धातु होता है, इतना इसका गलनांक इतना कम होता है कि हथेली के ताप में ही ये पिघल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी धातु को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है। किस धातु को छोड़कर? दोस्तों पारा, यानी जो मरकरी है हमारी Hg, उसको छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर क्या होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक, अब याद रखिएगा दो ऐसे धातु हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है सो, दो ऐसे धातु है जो अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। तो धातु के संकेत लिखे। याद रखिएगा HNO3 एक प्रकार का अम्ल है, ठीक ना, के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। ठीक, तो उस धातु का संकेत क्या होगा, Mg और Mn होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक धातु का नाम लिखे जो कठोर होता है। याद रखिएगा, एक अधातु पूछा है, कठोर पूछा है, ठीक ना, धातु नहीं अधातु। तो याद रखिएगा ये हीरा का अपरूप, कौन नहीं जानता, हीरा दुनिया का सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, जिसको हम लोग कार्बन का अपरूप कहते हैं। और एक ग्रेफाइट होता है जो कि बहुत भंगुर होता है। हीरा बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है और एक भंगुर क्या होता है, बहुत ही कमजोर होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखे जो जल में आग उत्पन्न करती है। ये आपको पता होगा, पोटेशियम और सोडियम, ये सब क्या होता है, जल में आग उत्पन्न करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि इनको क्या किया जाता है, केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन से तुरंत इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं और ये जलने लगते हैं। अब भाई पता है जल में ऑक्सीजन, इसीलिए वो जल में भी जलने लगते हैं, ठीक ना। तो इनको आप बोलेगा ना इनमें आग लगा, तो आग मार के अगर बंद कीजिएगा तो ये ऐसा नहीं होता, बुझ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो और आग पकड़ लेगा। इसको इसीलिए केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा है, तो याद रखिएगा। और एक होता है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किनको, आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक ना, कि किस किस धातु को केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। यानी कि जो आपका आयरन यानी जो Fe है उसको आपको भाप यानी कि H2O से रिएक्ट कराना और उसका समीकरण लिखना। देखिए जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग देख लीजिए। ठीक, और समीकरण लिखने के बाद दोस्तों संतुलित करना ना भूले, ठीक, नहीं तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील तनु नहीं, धातु कौन सी है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु लिथियम और पोटेशियम और सोडियम है, ठीक ना, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो दोस्तों जो Ag और Au है, Ag यानी कि जो हमारी चांदी है और जो हमारी Au जो कि हमारा सोना, ये सब कम रेट पाया था, इसीलिए ये जो हम लोग निकालते हैं तो वो एकदम प्योर अवस्था में हम लोग को मिलती है डायरेक्टली जमीन से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए हम लोग अपचयन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अब अपचयन में भी बहुत सारी प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो सब आप लोग आगे जाके पढ़िएगा। ठीक, अपचयन में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन को हटा देते हैं तो वो क्या प्योर धातु मिलता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई धातु, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो हम लोग ये जो धातु, ये कंपाउंड मिला, ये हम लोग धरती से निकाले हुए हैं, तो हम लोग इस ऑक्सीजन को निकालना पड़ेगा। तो इस ऑक्सीजन को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपचयन का उपयोग करेंगे। ठीक, अपचयन का उपयोग करेंगे तो ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो हमको प्योर ए जो हमारे धातु हम लोगों ने माना था वो हम लोग को मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है? सोना और चांदी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को बस बार बार घुमा रहे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है सोना चांदी बहुत ही सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब क्या, ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है। अगर आप लोग को ये पता है तो जाहिर सी बात है वो ना संचारित होगी जल्दी से, और उसको भूकर्ष यानी कि जो धरती है वहाँ से प्योर रूप में वो मिलेगा, वो जल्दी से किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। इसीलिए उसका गहना भी बनाया जाता है, क्योंकि वो लंबे समय तक, ताकि खराब ना हो, जंग वंग ना लगे। ये सब आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, और दिमाग तभी लगा पाओगे जब आप लोग को डीप ज्ञान होगा, जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। जहाँ तक मुझे ज्ञान है मैं आपको बांट रहा हूँ। ठीक, तो आपको अगर वीडियो पसंद लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जाहिर सी बात है अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक ठोकना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हमारे इस वेबसाइट में जाके आप लोग इस सारे क्वेश्चंस को रीड कर सकते हो। ठीक, और अगर कहीं कहीं फ्रेंड मिस्टेक होगा तो मैं उसको सुधरवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक, कोई धातु ऑक्साइड
के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। क्या करता है? धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर कर, ठीक ना, क्या करता है? उच्च गलनांक का यौगिक बनाता है, ठीक ना। आगे देखिए, यह यौगिक जल, यह यौगिक, ये जो यौगिक बना यह जल में विलय है, यह तत्व क्या है? दोस्तों आपको पता है कैल्शियम जो होता है इसका जो ये जो क्या धातु, ये जो ऑक्साइड होगा मतलब समझिएगा इसका जो गलनांक होता है वो बहुत ही उच्च होता है, साथ ही साथ ये जल में विलय भी होता है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, कैल्शियम हो जाएगा, ठीक। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा धातु जो जल में विलय होता है, तो कैल्शियम हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन की परत क्यों होती है? तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है। जिंक थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्ट करता है टिन के मुताबिक, इसीलिए हम लोग टिन का उपयोग करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातु कौन सी ऑक्साइड बनाती है? दोस्तों याद रखिएगा, धातु ऑक्साइड बनाती है, इसमें कौन सा तीर मारने वाली बात है, धातु ऑक्साइड बनाएगी। और याद रखिएगा धातु ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, और जो हमारा अधातु ऑक्साइड होता है वो हमारा अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, याद रखिएगा, ठीक। सबसे अधिक तन्य धातु का नाम बताइए। सबसे अधिक, जैसा कि मैंने पहले डेमो दिया था कि 1 ग्राम सोना को आप लोग 2 किलोमीटर तक खींच सकते हो तार के रूप में, तो इसलिए सोना हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कॉपर की एक मिश्र धातु का नाम बताइए। दोस्तों कॉपर की मिश्र धातु एक पीतल को आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि पीतल में जो होता है वो कॉपर भी मिक्स होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र जो तांबा है हमारा, तांबा और जो टीन की मिश्र धातु को हम लोग कांसा बोलते हैं, दोस्तों याद रखिएगा। जो हमारा बर्तन होता है हमारे कांसा का वो तांबा और टीन का मिश्रण होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ताम्र एवं जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? दोस्तों जिसे हम लोग पीतल बोलते हैं, ठीक, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा आपको दिक्कत करेगा, पर आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिए और याद रखिएगा। जब हम लोग कॉपर और जिंक को मिलाएंगे तब पीतल बनेगा, ठीक, याद रखिएगा। जब कॉपर और जिंक को मिलाएंगे तब पीतल बनेगा, और जब कॉपर और टीन को मिलाएंगे तब कांसा बनेगा, ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सीसा जिसे हम लोग लेड बोलते हैं, दोस्तों पीबी जिसको बोला जाता है, याद रखिएगा। एवं टीन, अब यहाँ देखिए जब हम लोग लेड और हम लोग टीन को जब मिलाएंगे, इसके बाद लेड और टीन को जब मिलाएंगे तब सोल्डर बनता है। दोस्तों सोल्डर जो आयरन में यूज किया जाता है, जो कि हम लोग सोल्डरिंग 2 तार को जोड़ने में करते हैं, उसका उपयोग है, उसका बात कर रहा हूँ, ठीक। तो वो सीसा और टीन का मिश्रण होता है, ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए वही क्वेश्चन को बस घुमा दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है सोल्डर नामक मिश्र धातु, ये क्या, चूंकि 2 धातु से मिलकर बना इसलिए एक मिश्र धातु हुआ, तो क्या हो गया, सोल्डर नामक मिश्र धातु कौन कौन से अवयव, मतलब किसके अवयव है, क्वेश्चन का मतलब सीधा है, ठीक ना। तो किसके किसके अवयव होते हैं, तो सीसा और टीन को होते हैं, ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस्पात में कौन सी धातु उपस्थित होती है? इस्पात, स्टील, तो ये कार्बन के होते हैं, दोस्तों याद रखिए। कार्बन लगभग सब जगह पे मौजूद होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। कार्बन क्या एक सार्वभौमिक तत्व है, ठीक, हर जगह पे लगभग आपको कार्बन देखने को मिल जाएगा। धातुओं एवं अपद्रव को हटाने के लिए कौन सी अभिक्रिया प्रचलित विधि क्या है? मैं फिर से पढ़ता हूँ, ठीक ना। अधातुओं से अपद्रव को हटाने के लिए कौन सी अधिक प्रचलित विधि क्या है? आपको सबसे अधिक प्रचलित विधि को बताना है धातुओं से अपद्रव को हटाने के लिए, गंदगी कचड़े उचड़े को हटाने के लिए, तो याद रखिएगा विद्युत अपघटनीय परिष्करण, ठीक ना, परिष्करण, याद रखिएगा ये वाली विधि, तो ठीक ना। ये क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा प्रश्न है देखिएगा, अमलगम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, देखिएगा। मिश्र धातु में एक धातु पारा हो तो उससे अमलगम कहते हैं, यानी कि कितनों भी धातु रो कोई मतलब नहीं, पर एक जो है वो पारा होना ही होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ए बी सी डी से मिलकर कोई एक आपका मिश्र धातु बना, पर इन चारों में से कोई एक पारा होना चाहिए। अगर वो पारा हो गया तो वो एक अमलगम कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंक के साथ किसी अन्य धातु को मिलाकर जिंक अमलगम बनाया जाता है। जिंक के साथ किसी अन्य धातु को मिलाकर जिंक अमलगम बनाया जाता है, तो दोस्तों पारा, ठीक ना, पारा होगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, पर ये पारा हो जाएगा, मैं इसको सही करवा दूंगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आपको समझ, बस आपको इतना समझ में आ गया ना दोस्तों कि जब भी कोई 2-4 मिश्र धातु की बात होगी, तो मिश्र धातु में अगर कोई एक तत्व पारा हो गया तो उसे हम लोग अमलगम कहते हैं। तो अब अमलगम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, आपको क्या मतलब, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? कौन नहीं जानता है? 24 कैरेट का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 ग्राम सोना कितने लंबे तारीख की जा सकती है?
क्वेश्चन को मैं सुधरवा दूंगा, यानी कि 1 ग्राम सोना को आप लोग कितना लंबा तार में बदल सकते हो या फिर खींच सकते हो, ठीक ना। तो वो 2 किलोमीटर तक में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था 2 किलोमीटर तक। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ, थैंक यू फॉर सपोर्ट, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो देखा, हमारी बहुत मदद हुई। और आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, ये सारा जो फॉर्मेट है PDF का, ये आपको हमारा जो प्रीतम एकेडमी का वेबसाइट है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसका लिंक आपको चैनल का जो हमारा चैनल मतलब इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ मिल जाएगा। आपको प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, प्रीतम एकेडमी 2 को भी सब्सक्राइब कर लेना है मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगले कुछ मज़ेदार टॉपिक के साथ, ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।